गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का वेलकम सुपरनोवा कैरियर इंस्टीट्यूट में। और क्लास 9th में जो अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम, वो स्पेशली क्या है, आपकी बायोलॉजी क्लास से लिया गया है। और बायोलॉजी में है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका हिंदी में क्या अनुवाद है, जीवन की आधारभूत इकाई। तो जीवन की आधारभूत इकाई के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है। तो जितनी भी हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे सामने सब घटित हो रहा है, हम जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, बॉडी हमारी बनी हुई है, उसकी सबसे पहले फंडामेंटल, और यदि हम फंक्शनल यूनिट बोलेंगे, स्ट्रक्चर यूनिट बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सेल बोलेंगे। हम सभी की बॉडी एक सेल से पर्टिकुलर मिलकर बनी होती है। वो सेल मीन्स कोशिका। आप तो सब तो तो सेल से मिलकर बनी हुई है वो कोशिका। जो कोशिका है उसको हिंदी में हम क्या कोशिका बोल रहे हैं और इंग्लिश में सेल बोल रहे हैं। और सेल क्या है, एक्चुअली सेल क्या होती है? जब भी हम किसी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब जानेंगे, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम जानते हैं, तो लास्ट प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, यदि हमारी जो बॉडी बनी हुई है, सबसे पहले हम इन्वर्ट बैक जाएंगे। हमारा जो बॉडी सिस्टम है, वो बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? कई तरह के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। जैसे कोई भी मस्कुलर सिस्टम हो गया, ऑर्गन्स जितने भी हैं हमारे अंदर, ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया एक, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये क्या है? जनन तंत्र। और ये क्या है? पाचन तंत्र। इसी तरह बहुत सारे सिस्टम जो भी बने होते हैं, वो कई ऑर्गन सिस्टम जो बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? वो सभी ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। देखो हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम सेल की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब सेल की तरफ कैसे जाएंगे? जितने भी सिस्टम बने हुए हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। तुम तो हंस लो यार, तुम्हें तो फ्रीडम है। ऑर्गन किससे मिलकर बना हुआ है? माशाअल्लाह। ऑर्गन किससे मिलकर बना हुआ है? टिश्यू सिस्टम से। और ऊतक तंत्र जो मिलकर बना हुआ है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? इसकी सिंगल यूनिट, यदि सिस्टम में से सिंगल यूनिट पर जाऊंगा, तो मैं क्या बनेगा, मेरे पास बचेगा टिश्यू बचेगा। और ऊतक किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। यहां तक ये सारी की सारी जितना भी मैंने स्ट्रक्चर यहां पर बताया हुआ है, वो सारा का सारा पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, जो कोई किसी की भी बॉडी, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उस बॉडी का स्ट्रक्चर किस पर बेस है? उसका बेस क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई? यहाँ से सबसे छोटी यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पर सेल हो गई, है ना। सेल हो गई, मतलब कोशिका ही एक ऐसी यूनिट है जिसकी वजह से सारा का सारा बॉडी बना हुआ है। यदि एक कोशिका नहीं होगी, तो क्या एक प्लांट बॉडी बन पाएगी? यदि एक कोशिका नहीं होगी, सेल नहीं होगी, तो क्या एनिमल बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी बन पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी फंडामेंटल मतलब इसका बेसिक जो है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो यहां पर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गई? सेल हो गई। फंडामेंटल मैंने क्यों बोला? आधारभूत इकाई। फंडामेंटल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस सेल के बिना, कोशिका के बिना हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। यदि सेल नहीं होगी तो हमारी बॉडी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा।
और यदि हमारी स्ट्रक्चर जो भी बनी हुई है, पूरी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर या प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर जो भी बनी हुई है वो सेल पर ही, मतलब सेल की स्ट्रक्चर यदि समझ जाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट यदि बोलेंगे तो वो भी हम किसे बोलेंगे, सेल को ही बोलेंगे। यदि आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ यदि बोलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोशिका ही बोलेंगे, है ना। किसी को प्रॉब्लम अभी तक जो समझ में नहीं आ रहा हो वो खुलेआम बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज अब सेल होता क्या है, सेल की सेल की डिस्कवरी में किसने डिस्कवरी किया, आखिर सेल है क्या जिसकी वजह से सेल के बारे में अपन बता रहे थे, बताओ बताओ। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे 1665 में, सन 1665 में, कहाँ ध्यान है, सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, पेड़ की एक कॉर्क सेल लिया था। कॉर्क क्या होता है, पेड़ की एक ऐसा जो कॉर्क बोतल होता है, बोतल में जो कॉर्क कैप लगा रहता है, उस कॉर्क को लिया था, नॉन लिविंग रहता है, उस कॉर्क को लिया था और कॉर्क में उन्होंने जब अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जब देखा था तो उनको कुछ कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे। कंपार्टमेंट मतलब रूम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग जिस रूम में बैठे हुए हैं ऐसे कई रूम यदि बना दिए जाएं और दूर से देखा जाए तो बहुत सारे रूम दिखेंगे हमें। जैसे एक मधुमक्खी के छत्ता देखा है, बी हाइव जो होता है, मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट दिखते हैं, उसी चीज को उन्होंने वहां पर उस रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने बोला था कि यही सेल है। जैसे जेल में कैदियों के लिए क्या बनाई जाती है, सेल बनाई जाती है, सेल बोलते हैं ना कि इस सेल में वो कैदी नंबर 405, कैदी नंबर 786 इस सेल में है। 786 कौन है, याद है, वीर जारा में शाहरुख खान था। तो वही सेल है। तो सेल यहाँ पर किस तरह की स्ट्रक्चर जो दिखाई दी थी, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने क्या बताया था कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट लाइफ है। उसके बारे में उन्होंने क्या बताया था, एक बताते हैं। सेल इस तरह के कंपार्टमेंट, कॉर्क टिश्यू जब लिया था उन्होंने तो उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट, ये जो बीहाइव जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहे थे, ये एक जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये कंपार्टमेंट है, इसी को उन्होंने सेल बोला था। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने की थी। किस ईयर में की थी, 1665 में किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। सेल क्या है, ए नंबर ऑफ द सेल्स कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। बहुत सारी सेल्स आपस में साथ में मिलकर काम करती हैं और क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू बहुत सारे मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, फाइनली वो बॉडी बनाते हैं, बॉडी सिस्टम बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम सब सारी चीजें दिखाई देते हैं। दिस सेल इज द बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। यदि हम बॉडी को डिवाइड करते जाएं, यदि उसके अंदर जाते जाएं, बार बार स्टडी करते हैं बॉडी की, पहले बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके ऑर्गन सिस्टम के बारे में, फिर ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन के बाद उसके ऊतक तंत्र के बारे में, ऊतक तंत्र के बाद में फिर उसके टिश्यूज, ऊतक, ऊतक से बारे में, फिर सेलुलर सिस्टम और सेल के बारे में जब पढ़ेंगे तो फाइनली हम सेल पर आते हैं कि सेल क्या है और किस तरह बनी होती है। तो हमारी जितनी भी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई वो क्या हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो सेल है वहां पर। तो सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि सेल जो भी रहती है वो सेल आपस में एक सेल से दूसरी सेल बनती है, ना कि सारी सेल इकट्ठी एक बार में बन जाती है। कोई भी सेल यदि प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से दूसरी नई सेल बनती है। मतलब किसी भी नई सेल का निर्माण अपनी पुरानी सेल से ही होता है, चाहे वो सेल अच्छी हो चाहे वो सेल हार्मफुल क्यों ना हो। जैसे कैंसरस टिश्यू भी कोई सेल है, वो सेल क्या करेगी, वो आपस में जब प्रोड्यूस होगी तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगी। तो एक सेल से फिर दो से चार मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा और कई सेल्स जब बन जाएंगी तो वो टिश्यू एनलार्जमेंट होने के कारण फिर वो ज्यादा इंफेक्शन कंडीशन बताएगा। वो भी सेल है लेकिन हार्मफुल है बॉडी के लिए। जब उसके बाद रॉबर्ट कोच के बाद में 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे, स्लीडन नाम के साइंटिस्ट थे, लेकिन ये बॉटनिस्ट थे। इन्होंने स्पेशली बॉटनी के बारे में स्टडी किया था, तो ये बॉटनिस्ट थे। और 1839 में एक साइंटिस्ट आए थे, वो स्वान थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे। दोनों ही स्लीडन और स्वान दोनों ही अलग अलग अपनी स्टडी कर रहे थे और उन्होंने फिर वहां पर सेल थ्योरी नाम से प्रेजेंट किया कि सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत के बारे में उन्होंने दो राय दी थी वहां पर। एक तो राय सबसे पहले ये दी थी,
बेसिक सेल थ्योरी जब दी थी तो उन्होंने बताया था कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, एक मिनट अभी, क्या बताया था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट, जो अभी बताया था हमने वही है सारी की सारी चीजें, कि सेल जो भी होती है क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेकेंड थिंग उन्होंने बताया था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, जितने भी लिविंग, चाहे वो प्लांट हो चाहे फिर वो, स्टार्ट कर दें क्या, चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। दो इन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे दिए थे। दो कॉन्सेप्ट देने के बाद में फिर यहाँ पर एक रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने क्या बताया, उसमें एक चीज और ऐड कर दिया। उन्होंने फाइनली ऐड क्या कर दिया यहाँ पर, कि जो भी सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स के डिवाइडेशन के बाद ही बनती है, कोई भी पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है। अनदर साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो मेड एन एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी पहले की थी उसमें रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने एक वहां पर पॉइंट ऐड कर दिया और उन्होंने बोला ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्चो, आर विर्चो नामक साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या ऐड किया कि सभी नई सेल्स पुरानी सेल से ही बनती हैं। सेल्स वेरी इन नंबर, सेल्स के नंबर्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कई ऑर्गेनिज्म, कई जीवधारी ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। यदि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यदि उनका बॉडी एक सेल से मिलकर बना हुआ तो हम उसको एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और यदि उनका बॉडी सेल्स मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है तो हम उनको बहुकोशिकीय जीव या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे उनको, है ना। जैसे एग्जांपल क्या है, सिंगल सेल, यदि अमीबा आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो पढ़ा तो होगा, अमीबा के बारे में पढ़ा हुआ है कि एक सिंगल सेल की मिलकर बना हुआ होता है वो, और उसको हम यूनिसेलुलर में रखा गया है। इस तरह से और थोड़ी कुछ सेल्स मिलाकर जो बना रहता है वो स्पाइरोगायरा है, और मल्टी सेलुलर में जो आते हैं वो प्लांट्स और पेड़ पौधे और एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में कौन आता है, और इंसान भी एनिमल में आता है। जानवर खाना नहीं खाते, दे वेरी इन साइज, सेल का साइज बहुत वेरी करता है, सेल छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक होती है, और इस वर्ल्ड में सबसे यदि छोटी सेल है तो वो कौन सी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आता भी है। इसी तरह से यदि ह्यूमन बॉडी के अंदर यदि हम सबसे छोटी सेल के बारे में पढ़ते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल आरबीसी को कहते हैं। आरबीसी मतलब ब्लड में पाई जाने वाली ऐसी कोशिका है जो लाल कलर की होती है, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर लाल रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। ठीक, उसके आगे चलते हैं। यदि सबसे लंबी सेल के बारे में बोलेंगे तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी, या लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल हो जाएगी, जिसको हम न्यूरॉन भी बोल रहे हैं। और लार्जेस्ट सेल यदि बोलेंगे तो लार्जेस्ट सेल के बारे में यहाँ पे बताया गया है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक पक्षी है जो काफी तेजी से दौड़ता है, काफी तेज दौड़ता है। उस ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल है। तो हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, या फिर लार्जेस्ट सेल कौन सा है, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। ये सारी की सारी चीजें। सबसे लंबी कोशिका, सुमित बताओ, सबसे लंबी कोशिका, न्यूरॉन, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। शेप में काफी अलग अलग होती हैं, कोई कॉमा शेप, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कॉमा शेप के होते हैं, कई बैक्टीरिया कॉलमनार शेप के होते हैं, कई बैक्टीरिया यहाँ पर विब्रियो शेप के भी होते हैं, है ना। तो सेल डिफरेंट शेप की होती हैं, कॉलमनार सेल भी होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप के सेल के साइज भी अलग अलग होते हैं। अब बात आती है सेल कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले एवोल्यूशनरी फेज में यदि देखा जाएगा तो प्री एवोल्यूशनरी फेज की कंडीशन ये थी कि सबसे पहले एक सिंगल सेल थी, और उस सेल को हमने क्या बोला था, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब बहुत पुरानी, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस था, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। और दूसरी सेल थी हमारे साथ में यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस।
ऐसी कोई कोशिका जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस था, उसको हम क्या बोल रहे थे? यूकैरियोटिक। ट्रू कैरियन और फॉल्स न्यूक्लियस के बारे में क्या बताएंगे? ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस के मतलब ऐसा कोई सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दी गई है, मतलब उसका न्यूक्लिक एसिड जो भी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तब हम उसको ट्रू न्यूक्लियस बोल रहे थे। यदि उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा है, न्यूक्लियोलस या फिर उसका न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा हुआ है, कवर्ड नहीं है, तब हम उसको प्रोकैरियोट्स में रखेंगे, फॉल्स न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक सेल की फोटो दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड है, इस न्यूक्लियोइड में मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड को कवर किए हुए कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इस कारण से इसको प्रोकैरियोट में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस बना हुआ है, किधर है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस जो बना हुआ है एक स्पेशल, एक अलग से स्ट्रक्चर है। सभी स्ट्रक्चर अलग अलग दी हुई है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर दी है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और उसके अंदर कितना दिया हुआ? सारा का सारा न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है। तो न्यूक्लियोइड जब भी दिया होगा यहाँ पर, तो एक न्यूक्लियस के अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर ही दिया होगा, है ना? तब हम जाके उसको यूकैरियोट्स में ले रहे थे। बाकी इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी थे। कोशिका अंग कौन कौन से थे? गोल्गी बॉडी भी है, राइबोसोम भी है, ईआर भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। तो ये सभी सारे के सारे किसमें? यूकैरियोट्स में हमें मिल रहे थे। कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पर, तुझे खिलाऊंगा। कुछ डिफरेंस है यहाँ पर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप सेल्स यहाँ पर क्या है? टाइप ऑफ सेल्स प्रोकैरियोट के बारे में ऑलवेज यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोकैरियोट है, मतलब प्रिमिटिव जो भी सेल्स जिसमें थी, उसमें सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे थे? न्यूक्लियस कैसा था? इधर उधर नहीं, न्यूक्लियस उसमें कैसा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, न्यूक्लियोइड बाउंड कंडीशन में नहीं था, उसको हमने प्रोकैरियोट में रखा था। लेकिन टाइप ऑफ सेल के बारे में यदि बात करेंगे तो ये कि सारे के सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर कंडीशन में जी रहे थे। तो प्रोकैरियोट्स कैसे थे? एक कोशिका से बने थे, इस कारण से हम उसको यूनिसेलुलर बोल रहे थे। जबकि यूकैरियोट्स क्या होते हैं? एक कोशिकी भी हो सकती हैं और साथ में मल्टीसेलुलर, मतलब बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। यहाँ पर यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। सेल साइज की बात करेंगे तो सेल साइज काफी छोटा होता है प्रोकैरियोट्स से, जो हमें कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, जबकि यूकैरियोट्स हमें नेकेड आई से आसानी से दिखाई दे जाते हैं। सेल साइज रेंज क्या है यहाँ पे? 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। यदि इनका डायमीटर यदि हम लेंगे तो 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक है डायमीटर। और यदि सेल साइज वहां पर लेंगे, सेल साइज क्या है यहाँ पर? 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर है इनका। तो इस तरह से काफी यूकैरियोट्स में काफी बड़ी सेल्स रहती हैं। सेल वॉल क्या रहती है? यूजुअली प्रेजेंट केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और स्पेशली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है केमिकल सिंपल इन सेलुलोज की बनी, काफी सिंपल रहता है, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें प्लांट्स के, यदि हम प्लांट्स में जाएंगे, यदि यूकैरियोट्स में भी दो डिवीजन पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। यदि प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल्स में किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल जो होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन वो सेलुलोज की बनी होती है। और प्रोकैरियोट्स में काफी कॉम्प्लेक्स मटेरियल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस मैंने अभी जो कुछ टाइम पहले भी बताया था, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट रहता है? इंस्टीट्यूट दे हैव द न्यूक्लियोइड रीजन इन द सेल, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता है। इस कारण से वहां पर न्यूक्लियस, ओरिजिनल न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण उसको प्रोकैरियोट भी बोलते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस। कोई भी वर्ड जब हम भी पढ़ेंगे या फिर पढ़ाएंगे तब हमें उसका मीनिंग आना चाहिए। यदि मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या था? यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। प्रेजेंट कैसे था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी सबसे बाहर, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल होगा उसको हम क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे थे। और उसके अंदर जो भी यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर में जो रहेगा, न्यूक्लियोलस बोल रहे थे उसको अंदर। मतलब न्यूक्लियोलस किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या था वहां पर? न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमेटिन फाइबर थे, गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो हम बोलते हैं या न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर थे। तो ये सारी की स्ट्रक्चर किसमें? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहती है।
जबकि ये सभी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट थी, वहां पर नहीं दिखती है। केवल वहां पर न्यूक्लियोटाइड था जो फ्री फॉर्म में था, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं था, कवर नहीं था। राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तो राइबोसोम दोनों में ही प्रेजेंट थे, लेकिन स्मॉलर इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप। और प्रोकैरियोट्स में यदि हम जाएंगे तो साइज में काफी छोटे थे और स्फेरिकल शेप में थे। इस तरह ही यदि हम जाते हैं यूकैरियोट्स में तो कंपैरेटिवली लार्जर और लीनियर शेप में रहते हैं वहां पर, है ना। डीएनए अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोइड यहाँ पे कंडीशन में जो था वो सर्कुलर था, और वहां पर लीनियर कंडीशन में होंगे, स्पाइरल कंडीशन में भी रहता है। लीनियर है, स्पाइरल है, जो हम डीएनए पढ़ते हैं डबल हेलिक्स कंडीशन में। तो डबल हेलिकल कंडीशन में हमने किसमें, एनिमल्स में पढ़ा हुआ है। एनिमल सेल के अंदर डबल हेलिकल कंडीशन और स्पाइरल कंडीशन में मिलता है यदि डीएनए मिलता है तो। जबकि प्रोकैरियोट में सर्कुलर कंडीशन में, राउंड 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 सर्कुलर कंडीशन में हमें डीएनए मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रिमिटिव सेल में प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया यदि यूकैरियोट्स में क्या है, प्रेजेंट होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यदि किसी भी कोशिका में एनर्जी लिबरेशन में एनर्जी प्रोवाइड कराता है तो वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही कराता है। तो इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे। इसी तरह यदि डीएनए के बारे में यदि हम बात करेंगे तो डीएनए क्या है, डीएनए जितना भी एक जेनेटिक मटेरियल रहता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सभी आनुवंशिक गुणों को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दोनों ही कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। लेकिन सेल ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल दूसरे थे वो इसमें एब्सेंट थे। मतलब इसमें एक बहुत अच्छी गोल्गी बॉडी, ईआर वगैरह इसमें एब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोट सेल में। जबकि यदि हम यूकैरियोट सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट था, उसके साथ में जितने भी ऑर्गेनेल थे, राइबोसोम के अलावा और भी ऑर्गेनेल थे, जैसे गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सभी यहाँ पर, न्यूक्लियस है, वो क्लोरोप्लास्ट है, वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट है, जो भी पढ़ा है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लाज्मिड, प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड रेयरली कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम अभी हमने कुछ देर पढ़े थे, और वहां पर लीनियर फेज में पढ़े थे, स्फेरिकल यहाँ पर पढ़े थे, इससे सर्कुलर पढ़े थे इसमें प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में, जो बंद करा देते यार, गर्मी लगती है, पीछे जाके बैठ। तो राइबोसोम आज कैसी कंडीशन में थी, राइबोसोम होता क्या है एक्चुअली, राइबोसोम के बारे में अपन थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। जब हमारी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और यहाँ पर यहाँ पर ये थे, राइबोसोम थे। ये जब बाउंड कंडीशन में मिलते हैं, जब ये ईआर के साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के साथ में, हिंदी में क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब ईआर के साथ में जब बाउंड होते हैं राइबोसोम, तब उस कंडीशन को यहाँ पर कंप्लीटली इन दोनों को मिलाकर, रेड और ग्रीन को मिलाकर, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर आर ई आर बोल रहे थे। आर ई आर का मतलब होता है यहाँ पर रफ एंडो
प्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यहां पर क्यों बोल रहे थे? रफ वर्ड का यूज इसलिए किया है यहां पर, स्पेशली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। एक्चुअली ईआर के ऊपर राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण इसको हम आरईआर वर्ड यूज कर रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी यहाँ पर राइबोसोम इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको हम ओनली क्या बोलेंगे, ईआर के साथ में एस। एस का मतलब यहाँ पर स्मूथ, जो कि यहाँ पर कोई भी रफ सरफेस नहीं है। तो इस तरह से ईआर के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो बाइफर्केशन में यदि हम देखेंगे तो ईआर दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में एस ईआर या फिर आर ईआर भी बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन सरफेस ऑफ ईआर। इसके सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस। एक हम यूकैरियोट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसके सेंटर में हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस है एक। न्यूक्लियस के अंदर यदि हमने सेकंड यहाँ पर देखा था तो यहाँ पर क्या था, एक न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रिका भी बोल रहे थे। और न्यूक्लियस के अंदर जब हम देख रहे थे यहाँ पर, तो हमें क्या दिखाई दे रहा था, न्यूक्लिक एसिड। और ये फ्लूइड जो था उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर जो द्रव रहता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव। क्लियर है? यदि सेल के अंदर कोई द्रव रहेगा, यहाँ पर यदि सेल के अंदर ये सारी की सारी एक फ्लूइड में रहेगी यहाँ पर, ये जैसे कोई भी बॉल पानी में तैरती है, इस तरह से सारे ऑर्गेनल एक सेल के अंदर एक लिक्विड में रहते हैं। तो इस लिक्विड को यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम, साइटोप्लाज्म। मतलब कोश का द्रव। साइटो का मीनिंग रहता है सेल, कोशिका। और प्लाज्म जब भी आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्लाज्म जब भी आएगा तो फ्लूइड को बोलेंगे, वहां पर द्रव को बोलेंगे। जब भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी प्लाज्म आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तब वहां पर क्या बोलेंगे, फ्लूइड को बोलेंगे। तो सेल में यदि कोई फ्लूइड है तो उसको कोशिका द्रव, और न्यूक्लियस में कोई फ्लूइड है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। और यदि हम सारे के सारे, और इसके अलावा और भी सारे बहुत सारे ऑर्गेनल रहते हैं इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक।
गोल्गी बॉडी। और एक और जो मैंने अभी बताया था कि हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। वही एनर्जी लिबरेशन का काम करता है वहां से। तो हमारे पास एक यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल है इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सभी सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, सिंगल सिंगल ऑर्गेनेल के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे इसको। पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहाँ पर यदि मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है तो ये सेल कौन सी होगी? जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल सेल होती है या फिर प्लांट सेल? कौन सी सेल हो सकती है? वाह, मतलब हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट है और हम लोग सारा का सारा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और उसके बाद में हम अपना क्लोरोप्लास्ट हमेशा प्लांट सेल में रहता है। यदि एनिमल सेल की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट उसमें एब्सेंट रहता है। और हरित लवक के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा है शुरू से कि हरित लवक के कारण ही हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। यदि हरित लवक हमारी बॉडी के अंदर भी होता तो हमें 4-6 रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम भी प्रकाश से अपना फूड बना लेते और घूमते रहते आराम से। तो एनिमल सेल में हरित लवक या फोटो या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, याद रहेंगे। एक ईशांत में प्रेजेंट है तो शायद ईशांत खाना नहीं खाएगा। तो ये मैंने जो सेल बनाया है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये सेल किसकी सेल है, प्लांट सेल है एनिमल सेल? अभी जो मैं डिस्क्रिप्शन सेल बना रहा हूँ उस सेल के बारे में सिंपल से याद यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी सेल बने, जब ही मैंने न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, तो इसका मतलब ये है कि ये यूकैरियोट है। फर्स्ट डिवीजन यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये है कि यूकैरियोटिक सेल है, पहली बात। प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। दूसरी बात, यदि प्लास्टिड बन गया है, यदि क्लोरोप्लास्ट बन गया है, प्लास्टिड का टाइप है, क्योंकि प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, कई तरह के हैं, जिसमें हम क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो यदि प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बन गया है तो ये फिर एनिमल सेल भी नहीं है, ये फिर कौन सी सेल है, प्लांट सेल है ओनली। तो यूकैरियोट सेल में भी हम प्लांट सेल के बारे में स्टडी, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो किसके बारे में बनाया है, प्लांट सेल के बारे में। कितने समझदार हो आप सभी लोग, समझ समझ के भी ना समझी दिखाते रहते हो। ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है। इसमें अभी फ्री, यहाँ पर कुछ राइबोसोम फ्री कंडीशन में भी रहेंगे यहाँ पर, और ये जो राइबोसोम है यहाँ पर, ये क्या है, हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन सिंथेसिस साइट भी बोलते हैं इनको, प्रोटीन फॉर्मेशन यहीं पर होता है, या प्रोटीन फैक्ट्री भी यहीं पर बोलते हैं। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस साइट, यहाँ पर प्रोटीन बनती है।